गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम महेश भास्कर है। इकोनॉमिक्स अपन शुरू करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स अपन दो आधार पर पढ़ेंगे। एक इकोनॉमिक्स के बेसिक फैक्ट पढ़ेंगे और दूसरा आजकल जो नया ट्रेंड है एग्जाम्स में, वो इकोनॉमिक्स सर्वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहले वाला सेक्शन है जिसमें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वो अपन ने कर लिया है। अब अपन जो शुरू करने वाले वो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का सर्वे। तो जनरली इकोनॉमी को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पहला भाग वो बेसिक्स है इकोनॉमिक्स के, बेसिक्स पार्ट, और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे। देखिए, ये वाला जो सेक्शन है बेसिक्स ऑफ, इसमें अपन क्या क्या पढ़ते हैं जनरली। इसमें अपन बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, बैंक के बारे में, बैंकिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। साथ में अपन इसी में पढ़ते हैं जीडीपी, जीएनपी। फिर हम पढ़ते हैं गरीबी, बेरोजगारी। फिर अपन पढ़ते हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। फिर अपन पढ़ते हैं सब्सिडी। ये बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं। जो दूसरा भाग है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे अपन दोनों पढ़ेंगे, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। इकोनॉमी अपन पढ़ने वाले हैं, इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले भाग में पढ़ेंगे बेसिक्स क्या क्या इकोनॉमिक्स में, जिसमें बैंक क्या होता है, बैंकिंग के कार्य क्या क्या हैं, भारत में बीमा कंपनियां, बैंकों का इतिहास क्या रहा भारत में, सब्सिडी को लेकर क्या है, क्या विवाद चल रहे हैं, सब्सिडी का कॉन्सेप्ट क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी, जीएनपी किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति इनकम आय किसे कहते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी कितने प्रकार की होती है। इसके बाद में इसके समाधान के पॉइंट आर्थिक समीक्षा में है। आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं, आर्थिक विकास क्या कहते हैं। ये तो हुआ बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक। और जो इकोनॉमी सर्वे, इसमें अपन राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ेंगे और बाद में इंडिया की इकोनॉमी। बात समझ में आ गई। बीइंग एज ए टीचर मुझे ये तो नहीं बताना बोलना चाहिए, पर अगर कोई इस वाले सेक्शन को कम पढ़ के जाता है, मतलब बहुत थोड़ा सा पढ़ के चला जाए और इकोनॉमिक सर्वे ठीक ठाक से याद कर लिया जाए, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का भी थोड़ा सा, राजस्थान का तो मगअप करना, मतलब राजस्थान का तो क्लियरली अच्छे से याद करना है। इंडिया वाला इकोनॉमिक सर्वे अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा जाए तो काम चल सकता है। आपका प्राइमरीली फोकस किस पर होना चाहिए, आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए केवल इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। किसका, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। इस बार का अपन अगर मेंस का पेपर देखें, आरएस में जो मेंस का एग्जाम लगा अभी, तो आप देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे वो एमएसएमई की परिभाषा हो, चाहे बायोमास को लेकर क्वेश्चन हो, चाहे 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में हो, चाहे रेवेन्यू मदों के बारे में हो, चाहे सरकार की योजना के बारे में हो, मोस्टली क्वेश्चन मैं कहूंगा कि 90% क्वेश्चन वो आर्थिक समीक्षा से थे। इसलिए सबसे ज्यादा जो फोकस है वो आर्थिक समीक्षा पे होना चाहिए। इस बार जो प्री लगा 2021 वाला, इस प्री में करंट और इकोनॉमिक सर्वे को मिला के 46 क्वेश्चन आए, तो आप अंदाज लगा लीजिए। और मेरिट कितनी थी, 55-56, जिसके ठीक हो उसका काम हो जाएगा। 46 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे और करंट से आए हैं।
इसका मतलब आपको एक बात का ध्यान है कि इकोनॉमिक सर्वे काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ना अपने एग्जाम के लिए। चलिए अब देखिए स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये आती है कि इकोनॉमिक सर्वे तैयार कैसे किया जाए, अपन पढ़े कैसे इकोनॉमिक सर्वे। देखिए वैसे तो बजट के साथ में हर साल सरकार द्वारा जारी किया जाता है, पर ये इतना मोटा डॉक्यूमेंट होता है ना कि स्टूडेंट के जनरली याद होता नहीं है ये। इसके लिए अपन क्या प्रयास करेंगे, इसका समराइज किया हमने, नोट्स भी बनाए इसको और इसकी समरी तैयार करी है, ये आपको शेयर कर दी जाएगी अपने इस पे एप्लीकेशन पे ही। साथ में इसकी क्लासेस अपन डिस्कस करेंगे ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके बन जाए इकोनॉमिक सर्वे को लेकर, ताकि जितने सारे फैक्ट आंकड़े याद करने हो वो आप आसानी से याद कर लीजिए। देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे ये पहली बात तो आरएस में तो देखिए काम आएगा ही आएगा जो अपन पढ़ रहे हैं। साथ में राजस्थान की जो भी एग्जाम लगती है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर एग्जाम लगे, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की एग्जाम लगे, कोई सी भी एग्जाम लगे, अगर किसी के इकोनॉमिक सर्वे ठीक से याद है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। इकोनॉमिक सर्वे को अपन ऐसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपन इंडस्ट्री के बारे में, उद्योग के बारे में देखेंगे। उसके बाद में अपन इसमें कृषि के बारे में देखेंगे। इसके बाद में अपन इसमें सेवा के बारे में देखेंगे। इसके बाद में अपन इसमें पर्यटन के बारे में जानेंगे। इसके बाद में नगरीकरण के बारे में कुछ देखेंगे, एक टॉपिक है। इसके बाद में अपन शिक्षा के बारे में इसमें देखेंगे क्या प्रावधान है। इसके बाद में स्वास्थ्य पर टॉपिक है। इसके बाद में ग्रामीण विकास में पंचायती राज टॉपिक है। इसके बाद में अपन कुछ इंडिकेटर्स देखेंगे, संकेतक। अर्थात जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, प्रति व्यक्ति आय के बारे में, इतने सारे टॉपिक में अपन इसको डिवाइड किया है। आप इसको ऐसे अपनी कॉपी में उतारिए, इकोनॉमिक सर्वे। इसमें इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, उद्योगों के बारे में जानेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में जानेंगे, कितनी ग्रोथ है, कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं, एमएसएमई उद्योग के बारे में क्या है, उद्योगों के लिए कौन कौन से पोर्टल सरकार ने लॉन्च किए हैं, औद्योगिक कब कब नीतियां आई हैं, सारा। उसके बाद में अपन दूसरा सेक्टर लेंगे एग्रीकल्चर, कृषि सेक्टर। उसके बाद में तीसरा लेंगे अपन सेवा, सर्विस सेक्टर। उसके बाद में चौथा लेंगे अपन पर्यटन। उसके बाद में अगला लेंगे अपन नगरीकरण। उसके बाद में अगला लेंगे अपन एजुकेशन, शिक्षा। उसके बाद में लेंगे अपन स्वास्थ्य, सरकार की सारी योजनाएं, जितनी सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं। उसके बाद में ग्रामीण विकास में पंचायती राज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। फिर संकेतक पढ़ेंगे, जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय आदि। देखिए वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे हर जगह आपको अवेलेबल है, और भी बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा होगा, पीडीएफ भी हर जगह अवेलेबल होता है। अपना जो प्राइमरी फोकस होगा, अपन इन चीजों को याद करने का प्रयास करेंगे साथ साथ में। देखिए इकोनॉमिक सर्वे को वैसे कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में ऐसे नहीं है कि इसको खूब ज्यादा डिटेल में पढ़ के इसको तैयार किया जाए। फैक्ट है सारे के सारे, उनको अपन को बार बार लिख लिख के मगअप करने, याद करने का प्रयास करना है। इतने सारे टॉपिक हैं जिसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तो शायद नहीं आ पाएगा ऐप में,
आप इसको उतार लीजिए। सबसे पहले लिखिए, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, इकोनॉमी सर्वे। इसमें अपन उद्योग, कृषि, सेवा, पर्यटन, नगरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं कुछ संकेतक, आप इसको ऐसे ही उतार लीजिए। उद्योग, कृषि, सेवा, पर्यटन, नगरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं संकेतक, आप इसको ऐसे उतारेंगे कॉपी में। अब ये आपने उतार लिया होगा, वीडियो को पॉज करके कैसे उतार लीजिए। अब अपन नेक्स्ट में जो बढ़ेंगे, पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, इंडस्ट्री वाले से। इसका एक रीजन है शुरू करने का, इन तीनों चैप्टर्स को अपन को पढ़ना है, चाहे पहले उद्योग पढ़िए, कृषि पढ़िए, सेवा पढ़िए, तीनों में से कोई सा भी टॉपिक अपन पहले पढ़ सकते हैं। सिलेबस में यही लिखा हुआ आपके आरएस में, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, ये तीनों सेक्टर एक साथ लिखे गए हैं आपके, इन तीनों को पढ़ना है। पर्यटन पर क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, और नगरीकरण पे क्वेश्चन जनरली से पूछ लेता है जनसंख्या से रिलेटेड करके। शिक्षा पर सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे करंट से जोड़ के पढ़ेंगे। स्वास्थ्य पर आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में भी हाल ही में आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया। इसके बाद में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बारे में, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में, सिलिकोसिस पॉलिसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ग्रामीण विकास, पंचायती राज। इसके साथ ही जो स्टूडेंट कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या ये वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के किसी भी एग्जाम की, इसमें सब में इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए काम का होने वाला है, और अपन इसको याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अपना अगला टॉपिक होगा उद्योग, इंडस्ट्रीज की हेडिंग अपन लगा लेते हैं। उद्योग के बारे में अपन शुरुआत करेंगे। देखिए, इंडस्ट्री के बारे में, उद्योग, इंडस्ट्री, साथ साथ में भी कुछ चीजें अपन इंग्लिश में भी लिखते चलेंगे, ताकि आप लोगों की दिक्कत आए नहीं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अपन इसमें लिखेंगे इंडस्ट्रीज, उद्योग, इंडस्ट्रीज। ये अपना टॉपिक होने वाला, इंडस्ट्रीज, उद्योग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, अच्छे से डिस्कस करते हैं उद्योग के बारे में, उद्योग का पूरी डिटेल। देखिए, इंडस्ट्री जो सेक्टर है, जो उद्योग है, ये काफी एक्सपांडेड है, कई सारी योजनाएं हैं, सरकार का फोकस रहता है उद्योगों को लेकर। तो उद्योग पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को एक बेसिक चीज जान लेनी चाहिए। बेसिक चीज क्या है? देखिए, जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था होती है, इसके 3 क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र 5 होते हैं, अपन केवल अभी 3 की बात कर रहे हैं, ताकि आपके बेसिक से एक बात समझ में आ जाए। 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, एक होता तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर है। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र उसे कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जो प्रत्यक्षतः कृषि से जुड़ा हो, प्रत्यक्षतः कृषि से, कृषि से। समझिए इसको। जैसे मान लेते हैं अपन फसल काटते हैं, गेहूं बोते हैं, फसल काटते हैं, या पशुपालन करते हैं, या खनन करते हैं, मछली पकड़ते हैं, ऐसी सारी गतिविधियां जो प्रत्यक्षतः कृषि या कृषि से जुड़ी होती हैं, जैसे फसल है, खनन है, मछली पकड़ना है। ये वैसे अपन दूसरे सेक्शन में जब इकोनॉमिक्स के बेसिक पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे, अभी एक बार थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र प्रत्यक्षतः एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा होता है, जिसमें कृषि और सहायक गतिविधियां होती हैं। जैसे अपने गेहूं काटा, बोया, काटा, और जो काम अपन ने ये इसमें कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब मान लेते हैं गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं अपन ने काट लिया,
कुछ लोग तो डायरेक्ट गेहूं को बेच देते हैं, कुछ लोग आटा चक्की लगा के रखते हैं, कुछ लोग और बड़ी फैक्ट्री लगा के रखते हैं, जैसे ब्रेड बनाने की, बिस्किट बनाने की, इस प्रकार की कंपनी। तो गेहूं को अगर आपने प्रोसेस करके और इसे बिस्किट बना लिया, बिस्किट बना लिया, तो ये अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कंसीडर किया जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। बात समझ में आ गई क्या? अर्थात कृषि से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका रूप परिवर्तन करना, प्रोसेस करना, ये आएगा उद्योग में। किसमें आएगा? उद्योग में ये काम। अब अपने एक चीज बात समझ में क्या आई, देखिए इधर से अपने बात समझ में आ गई। उद्योग जो है, उद्योग जो है ये अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आएंगे बताए? द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। आपसे कथन देके पूछ सकता है, उद्योग अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की, टर्सरी सेक्टर की। देखिए तृतीय क्षेत्र को आप ऐसे समझें कि एक किसान के खेत में गेहूं था और गेहूं को आटा चक्की तक या मील तक पहुंचाने के लिए अपने ट्रैक्टर का यूज किया। बहुत देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं मैं, ट्रैक्टर का यूज किया। ये जो ट्रैक्टर वाला है ये पैसे लेता है अपन से, भाड़ा लेगा और बदले में अपने गेहूं को मील तक छोड़ के आ जाएगा, गेहूं को वहां रख देगा। इसका मतलब जो ट्रैक्टर वाला अपन से भाड़ा लेता है वो अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? देखिए यहां अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के देखें तो ये ट्रैक्टर वाला अपन को सेवा दे रहा है। क्या प्रदान कर रहा है? सेवा। अर्थात जो भी वो भाड़ा लेगा वो ट्रैक्टर थोड़ी देख के चला जाएगा अपन को कि ट्रैक्टर रख लो आप इतने रुपए में, ना, वो केवल सेवा देता है। काम में लिया, अपने ट्रैक्टर को छोड़ दिया और उसने अपन से भाड़ा ले लिया। अर्थात जो भी सेवा क्षेत्र है, या अपन इसको अपने क्लास से जोड़ सकते हैं। आपने फीस पे करी, हमें आपको पढ़ा दिया, हमने सिलेबस आपका करवा दिया कंप्लीट। अब अपने बीच में जो है हमने आपको क्या प्रदान की? सेवा। ये कुछ दिख थोड़ी रहा, कुछ दिया थोड़ी है। जैसे आप कोर्स पूरा होने के बाद कह दो सर आपने तो फीस ले ली, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। जैसे अगर 20 रुपए देते तो 1 किलो केला आता है, आपने तो कुछ ऐसा दिया ही नहीं हमें। दिया और आपको ज्ञान दे दिया। ज्ञान देना क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र में आता है, अर्थात अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में आता है। इसके बारे में विस्तार से बात, अर्थव्यवस्था का चतुर्थ क्षेत्र कौन सा होता है, पंचम क्षेत्र कौन सा होता है, ये बात अपन जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी वाली क्लास है उसमें अपन ने ठीक से विस्तार से करी है, और या वापस उस पर चर्चा कर लेंगे। आप उद्योग में, उद्योग की जो हेडिंग लगाई है इसमें आपने सबसे पहले क्या लिखा है? उद्योग अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं? द्वितीय क्षेत्र में, सेकेंडरी क्षेत्र में उद्योगों को शामिल किया जाता है। बात लिख ली। अब अगली बात और समझनी है। देखिए अब जो बात आपको बताने वाला हूं थोड़ी सी टिपिकल होगी, पर आप प्रयास करेंगे कि आप इस समझ में आ जाए। देखिए बात करते हैं राजस्थान की। ये मान लेते हैं अपना राजस्थान है कंप्लीट, ऐसे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। ये राजस्थान है। राजस्थान में एक साल में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ? टफ हो जाएगा आपके लिए, ऐसे समझे। अपना ये राजस्थान है और मान लेते हैं कि एक साल में राजस्थान में कुछ भी उत्पादित नहीं हुआ है, कुछ भी उत्पादित नहीं हुआ, केवल 2 कार बनी है पूरे राजस्थान में। कितनी कारें? 2 कार। और एक कार की वैल्यू है 1.50, मतलब 1.5 लाख रुपए। तो टोटल राजस्थान ने कितना उत्पादन किया? 3 लाख रुपए का। आप इसको बहुत देसी भाषा में समझें। ये मान लेते हैं कि राजस्थान में सब कुछ बंद है, केवल और केवल, ऐसा मान लेते हैं कि राजस्थान में सब कुछ बंद है, केवल और केवल राजस्थान में एक कंपनी है जो कारें बनाती है, और राजस्थान में केवल 2 कारें उन्होंने एक साल में बनाई है। एक कार की वैल्यू कितनी होगी? 1.5 लाख रुपए। अगर इसको अब इकोनॉमिक्स की भाषा में समझे तो इसका मतलब राजस्थान ने एक साल में जितना उत्पादन किया वो राजस्थान की क्या है? जीडीपी। ऐसा समझ ले। वैसे जीएसडीपी बोलते हैं क्योंकि स्टेट की है, पर मैं आपको एक बार इन चीजों में उलझाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसके लिए आपको बेसिक सी क्लास देखनी पड़ेगी जो अपने करी है। ऐसा समझे कि राजस्थान ने 3 लाख रुपए का टोटल उत्पादन किया है, बस। अब मान लेते बात करते हैं
ये बात है मान लेते हैं 2011-12 की। अब बात करते हैं 2019-20 की, या 20-21 या 21-22 की, 2020 और 21 की। मान लेते हैं वही कंपनी थी, उसने 2 कारें बनाई और एक कार की वैल्यू होगी 2 लाख रुपए, तो टोटल कितना जीडीपी हो गया राजस्थान का? 4 लाख। देखिए अब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे 3 लाख जीडीपी था, यहाँ पे 4 लाख जीडीपी हो गया, राजस्थान की जीडीपी में वृद्धि हुई है। नहीं, ये केवल महंगाई बढ़ी है। 1.5 लाख की कार अब 2 लाख में मिलने लगी। वस्तुओं का उत्पादन तो वही 2 उस टाइम में हो रहा था, वही 2 उस टाइम में हो रहा था, उत्पादन उतना ही हो रहा है। आप चिंता नहीं कीजिए, मैंने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से इस पर बात करी है, आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो बेसिक वाली क्लास है उसमें। अभी इकोनॉमिक सर्वे फोकस करके चल रहे हैं, पर इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं। ऐसे ही मान लेते हैं, ये आप समझ गए, ऐसे ही मान लेते हैं उद्योग है, उद्योग, ये उद्योग राजस्थान में कितना योगदान दे रहे हैं टोटल, अपना मुद्दा ये है। बात समझ में आ गई क्या? अर्थात जो भी इंडस्ट्री से अपन कमा रहे हैं, सारे उद्योग आप मिला लीजिए, छोटे बड़े जितने उद्योग आपको राजस्थान में दिख रहे हैं, वो उद्योग राजस्थान को कितने रुपए कमा के देते हैं, अपना मुद्दा ये है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अर्थात उद्योगों से अपन कितना पैसा अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं, और कमाने को, प्राप्त करने को इकोनॉमी की भाषा में योगदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगदान। अर्थात उद्योगों का भारत की या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, इसको परसेंटेज में भी देखेंगे और पैसे में भी देखेंगे। आपकी हेडिंग उद्योगों की ये नहीं होनी चाहिए, आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए कि उद्योगों का राजस्थान में कितना योगदान है। बात समझ में आ गई? तो हेडिंग क्या लगाएंगे? उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान, ये हेडिंग लगाएंगे। लगाइए हेडिंग, और मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसके, उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान। देखिए ये योगदान 2 आधार पर देखा जाता है। अब आप सोचोगे ये और क्या नई बला आ गई? ये बला ये आ गई कि इसको तुलना तो करनी ही पड़ेगी। योगदान किसके संदर्भ में देखेंगे? एक आज से 10 साल पहले कितना योगदान था, एक आज कितना योगदान है, दोनों की तुलना करते हैं कि किसका कितना योगदान है। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब इस योगदान को कितने भागों में बांटकर देखेंगे? 2 भागों में। एक देखेंगे स्थिर मूल्य पर, उस टाइम में स्थिर मूल्य पर कितना योगदान था, और एक देखेंगे अपन चालू मूल्य पर। चालू मूल्य पर स्थिर मूल्य पर और चालू मूल्य पर। बात समझ में आ गई क्या? अर्थात कांस्टेंट प्राइस पर और करंट प्राइस पर अपन देखेंगे। स्थिर मूल्य के लिए जो आधार वर्ष है 2011-12 है, 2011-12, 2011-12 में कितना योगदान था उद्योगों का, और चालू मूल्य पर वर्तमान जो करंट का साल है इसमें कितना योगदान है। ये क्वेश्चन आता है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये मोस्ट है, यहां से आपको कुछ आंकड़े याद करने पड़ेंगे। देखिए जो स्थिर मूल्य पर योगदान है, स्थिर मूल्य पर योगदान है यह है 26.34। आप इस डेटा को कैसे भी करके रटिए, 26.34। इसको ऐसे याद करें कि कोई आदमी स्थिर होकर छक्का मारता है जोर से, तो 2.6 ठीक है, 0.34 याद कीजिए इसको कैसे भी करके। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्य पर कितना योगदान है, 26.34 योगदान है। आपको याद ही करना है, ऐसे याद करेंगे 2 छक्का। और ये जो योगदान है, ये जो योगदान है, ये योगदान पैसे में अगर देखें, अमाउंट में अगर देखें, ये योगदान तो होगा
2.77 लाख करोड़, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 277 लाख करोड़। 277 लाख करोड़। बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब ये है ये कि स्थिर मूल्य पर 26.34 का योगदान है। प्लीज इसको कैसे भी याद करो कि एक आदमी स्थिर होएगा, स्थिर होकर छक्का मारेगा जोर से, और 3-4 और 277 लाख करोड़ का, अगर पैसे में इसको देखें तो कितने का योगदान है? 277 लाख करोड़ का। बात समझ में आ गई? चलिए, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में ये योगदान, कंट्रीब्यूशन अपन को याद रखना है। अब अगली बात, एक क्वेश्चन आपसे यहां से और पूछ सकता है कि इसमें वृद्धि कितनी हुई है, इस साल कितनी ग्रोथ हुई है। ये वृद्धि वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कितनी वृद्धि हुई है। बस, अर्थात स्थिर मूल्य पर योगदान 26.34 का और 277 लाख करोड़ का क्या है? योगदान है इसमें। और इसका जो वृद्धि है ये वृद्धि है 15% की। ठीक, अब बात करते, अच्छा स्थिर मूल्य पर है, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं, चालू मूल्य उधर, स्थिर मूल्य इधर। इसके लिए एक आंकड़ा ये आप ये याद रखिए प्लीज, $177 लाख करोड़, 177 लाख करोड़, वो 275 उधर है, 177 लाख करोड़। बात समझ में आ गई? 26, 34 और 177 लाख करोड़ का योगदान है, ये पूछा जाता है। और वृद्धि कितनी हुई है? 15% की, इसमें क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। अब बात करते हैं चालू मूल्य की। चालू मूल्य भी काफी इंपॉर्टेंट है। चालू मूल्य आपको याद रखना कि चालू मूल्य पर कितना योगदान है, तो ये योगदान है 24% का, ये आपको ध्यान रखना है, 24%। अर्थात जैसे चालू जैसे 24 पॉइंट्स आगे हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। योगदान चालू मूल्य पर कितना है? 24% का योगदान है। बात समझ में आ गई क्या? और ये अगर पैसे में लेंगे अब तो कितना होगा? 275 लाख करोड़ का। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है? इसमें 23% की वृद्धि हुई है, 23% की वृद्धि। अब आपको लगता है कि सर इतना हार्ड, देखिए एग्जाम भी तो आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ आंकड़े तो अपन को याद करने ही पड़ेंगे। आपको मैं वापस रिपीट करवा देता हूं। उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान अपन देख रहे हैं। ये योगदान एक तो स्थिर मूल्य पर देखेंगे, एक अपन चालू मूल्य पर देखेंगे। और स्थिर मूल्य पर योगदान है वो 26.34 है, 26.34 है, जो कि 177 लाख करोड़ बनता है। इसकी वृद्धि 15% हुई है। चालू मूल्य पर योगदान 24% है, 275 लाख करोड़ है। इसमें वृद्धि कितने परसेंट की हुई है? 23% की। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, मेरा रिक्वेस्ट है ये भी याद कर लीजिए। ये जो चालू मूल्य है इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? अर्थात चालू मूल्य पर देखें तो सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसमें योगदान है विनिर्माण का। किसका? विनिर्माण का है। अगले पेज पे ले लेते हैं इसको, क्योंकि मेरे पास तो पेज छोटा है। देखिए ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। अर्थात चालू मूल्य जो है, कितना चालू मूल्य पर? चालू मूल्य पर योगदान कितना हुआ बताएं? यस, आपको याद आ रहा है, यह 24%। और इसमें सर्वाधिक योगदान किसका, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इन चीजों को आप कैसे भी करके रट लीजिए, याद कर लीजिए, करना पड़ेगा। 46 क्वेश्चन प्री में आए थे और इकोनॉमिक्स के लगभग मेंस के क्वेश्चन इस इकोनॉमिक सर्वे से आए हैं। चालू मूल्य पर ये योगदान 24% है। इसमें सर्वाधिक विनिर्माण क्षेत्र का है, विनिर्माण का। इसके बाद में निर्माण का, इसके बाद में विद्युत का, और इसके बाद में खनन का। याद रखेंगे। अर्थात मान लो आपको एक क्रम पूछ ले
कि चालू मूल्य पर उद्योगों में सर्वाधिक योगदान किन किन क्षेत्रों का है, तो सबसे पहले आप किसको याद रखेंगे, विनिर्माण क्षेत्र को नंबर 1 लगा के, उसके बाद में निर्माण क्षेत्र को नंबर 2 लगा के, उसके बाद विद्युत को नंबर 3 लगा के, और खनन को नंबर 4 लगा के। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगली बात यह करते हैं कि आपके दिमाग में सर ये मापता कौन है, इसका मापन कौन करता है, किसके द्वारा मापे जाते हैं, कौन सा इंडेक्स निकाला जाता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए ये मापने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसका नाम है IIP। हेडिंग क्या लगाएंगे, IIP। इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। हेडिंग क्या लगाएंगे, IIP औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। ये 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। मेंस में आपको 15 शब्दों में लिखवा लेगा कि IIP के बारे में 15 शब्दों में लिखिए, और प्रीलिम्स में आपको IIP से संबंधित कथन दे देगा। अपन डिटेल से बात करते हैं। आपके दिमाग में अक्सर IIP क्या बोला है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, नाम से समझे। इसका मतलब यह कि मान लो कोई भी उद्योग है, जैसे एक कूलर की फैक्ट्री है या एक टीवी बनाने की एक फैक्ट्री है, कंपनी है जो टीवी बनाती है। अब उसने इस महीने कितने टीवी बनाए, मान लो उसने इस महीने 100 टीवी बनाए, अगले महीने में 120 टीवी बनाए, फिर अगले महीने में 130 टीवी बनाए। आप कहोगे सर ना 20% की 20-30% या 20-30% की वृद्धि हो रही है इसमें, कूलर बनाने में या फिर टीवी बनाने में। ये अपन को कैसे पता लगेगा, ये तो भाई कंपनी में जाएंगे, उनसे पूछेंगे, अधिकारियों से, कंपनी के कर्मचारियों से कि कितना प्रोडक्शन हुआ इस बार, अगले महीने कितना प्रोडक्शन हुआ। ये काम बहुत हार्ड होता है इकोनॉमी में कैलकुलेशन करना, पर ये CSO द्वारा किया जाता है। ये काम हर महीने कितने उद्योग ने कितना उत्पादन किया है, पिछले महीने कितना उत्पादन किया था, ये बाकायदा जो भी अधिकारी होते हैं CSO के, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के औद्योगिक उत्पाद का पता करते हैं और उस आधार पर एक सूचकांक तैयार करते हैं, उसका नाम है IIP। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा समझे कि आप अगर ये 15 शब्द में आ गया तो क्या लिखना अपन को एग्जाम में। देखिए IIP सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसका नाम है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, और आप कहेंगे सर ये मासिक आधार पर निकाला जाता है। किस आधार पर, मासिक आधार पर, मासिक आधार पर निकाला जाता है। ठीक, निकालता कौन है सर इसको CSO निकालता है। कौन, CSO। देखिए CSO के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो ये CSO ऐसा समझे कि पहले एक CSO संस्था थी, एक NSSO संस्था थी, अब दोनों को मिलाकर NSO बना दिया। पर अभी आप ये CSO ही रख लें तो कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है, यस CSO के द्वारा। किस आधार पर निकाला जाता है, मासिक आधार पर निकाला जाता है। आधार वर्ष सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसके लिए आधार वर्ष क्या रखा जाता है, आधार वर्ष रखा जाता है सर 2011-12, ये इसका आधार वर्ष है। क्या इतने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। इसके बाद पूछेगा इसमें कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है। इसमें कुल 407 वस्तुएं शामिल है। कितनी, 407। इसमें कुल 407 वस्तुएं हैं। चार सौ सात वस्तुएं शामिल हैं और इन 407 को भी 3 भागों में बांटा गया है। 407 वस्तुओं को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले इतना लिखिए, सबसे पहले हेडिंग लगाइए IIP औद्योगिक उत्पाद सूचकांक मासिक आधार पर निकाला जाता है, CSO के द्वारा निकाला जाता है। ये आधार वर्ष क्या इसका, बेस ईयर क्या है, 2011-12 इसका आधार वर्ष है। कितनी वस्तुएं शामिल है, 407। देखिए 407 एक पिकअप से बड़ी गाड़ी भी आती है, उससे याद कर लीजिए। 407 वस्तुओं को शामिल किया जाता है।
इन 407 को भी 3 भागों में बांटा गया है। बात आ गई समझ में? इन 407 वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया? 3 वस्तुओं में। पहली वस्तु है विनिर्माण, इसको अगले वाले पेज पे करेंगे। अभी आप इतना लिख लीजिए, मान लेते हैं 15 शब्द में आपके एग्जाम में आया, क्योंकि आपको केवल प्री का देख के नहीं चलना कि केवल प्री में क्वेश्चन ठीक हो जाए, अपन को मेंस तक का अप्रोच लेकर चलना कि मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन सही होंगे। तो देखिए, आईआईपी औद्योगिक उत्पाद सूचकांक मासिक आधार पर निकाला जाता है, सीएसओ द्वारा निकाला जाएगा। आधार वर्ष 2011-12। कितनी वस्तु शामिल है? 407। इन 407 वस्तुओं को देखते हैं अपन। 407 407 देखिए, ये जो 407 वस्तुएं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली वस्तु है विनिर्माण की, विनिर्माण। दूसरा है खनन, और तीसरा है विद्युत। विनिर्माण, खनन और विद्युत। देखिए, जो विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण, इसमें 405 वस्तुएं शामिल है। 407 में से 405 तो केवल विनिर्माण क्षेत्र की वस्तुएं शामिल है, और इसका जो भारांश है, कुल वेटेज है, भारांश, वो 77.63 है, 63 है। जो खनन क्षेत्र है, इसमें एक वस्तु शामिल है, और इसका जो भारांश है, इसका जो वेटेज है 14.37 है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो योगदान है इलेक्ट्रिसिटी का, ये एक वस्तु है, और इसका भारांश है वो 7.99 है। बात समझ में आ गई क्या? आप सोच रहे हो बहुत सारे आंकड़े याद करने, हाँ याद तो करने, पर उतने फ्रूटफुल भी है, उतना फायदा भी देंगे आपको एग्जाम में ये। आप ऐसा लिखेंगे, आईआईपी में 407 वस्तुएं शामिल है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? आईआईपी में सर्वाधिक योगदान कौन सी वस्तुओं का है? तो आप कहना सर विनिर्माण क्षेत्र का है। विनिर्माण मतलब ये बिल्डिंग विल्डिंग बनाना, ये वाला काम ऐसे याद रखेंगे। और ये सारे काम साथ साथ मिलकर करते हैं सारे लोग, तो साथ साथ योगदान है, 77 योगदान है, 77.63 योगदान है इसमें। और इसमें जो कुल वस्तुएं 405 शामिल की गई हैं। इसके बाद में खनन सेक्टर को लेते हैं। खनन में एक वस्तु शामिल है, और 14.37 का इसमें योगदान है। इसके बाद में बात करते हैं विद्युत सेक्टर की, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की। इसमें एक वस्तु शामिल है, और इसमें 707.99 का योगदान है। एक बार पीछे चलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अपन ने बात करी आईआईपी से। आईआईपी बोलते हैं औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, मासिक आधार पर तैयार किया जाता है, सीएसओ तैयार करता है, आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है, और 407 वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अगली बात, ये 407 वस्तुओं 3 भागों में बटी हुई हैं। इसमें पहला विनिर्माण, फिर खनन और फिर विद्युत। विनिर्माण, खनन और विद्युत। विनिर्माण, जैसे कोई बिल्डिंग का निर्माण करेंगे तो पहले कुछ खोद कर लाएंगे, बिजली चाहिए कि बनाने के लिए, आप कैसे भी इनको ट्रिक बनाओ, कुछ भी करो, पर याद कर लो। विनिर्माण क्षेत्र, इसमें 405 वस्तुएं शामिल है, और भारांश वो इतना रखा गया है। खनन क्षेत्र है, ये 14.37, इसका भारांश है, एक वस्तु शामिल है। और विद्युत में 7.99 का योगदान, और एक वस्तु इसमें क्या की गई है? शामिल की गई है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कोर उद्योग के बारे में, कोर इंडस्ट्री के बारे में। अगला जो है वो आपको याद रखना, कोर उद्योग, कोर इंडस्ट्री, कोर उद्योग। हेडिंग क्या लगाएंगे? कोर इंडस्ट्री या कोर उद्योग। इसको पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, फिर हिंदी में लिखेंगे। कोर इंडस्ट्रीज, कोर उद्योग। आपके दिमाग में एक कोर उद्योग क्या होता है? इस बार का जो आरएस का मेंस हुआ 2021 वाला,
इसमें एक क्वेश्चन आया 2 नंबर का, कोर उद्योग पर लिखिए, कोर उद्योगों की संख्या लिखिए कितनी है, कौन कौन से उद्योग है, ऐसे नाम लिखने थे इसी बार के। आप देखेंगे तो प्री में आईएएस में 2 बार पूछ लिया, आईएएस के प्री में, हो सकता है आरएस के प्री में भी इस बार पूछ लिया जाए कि कोर उद्योग निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन से कोर उद्योग का सर्वाधिक योगदान है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जो कोर उद्योग है इनकी संख्या 8 है, 8। ठीक, कैसे याद करेंगे? सबसे पहले इसमें जो कोर उद्योग में है यह है खनन या माइनिंग, ऐसे याद करेंगे। इसमें कोयला, फिर खनिज तेल, फिर याद करेंगे प्राकृतिक गैस, फिर याद करेंगे रिफाइनरी, फिर याद करेंगे सीमेंट, फिर याद करेंगे इस्पात, फिर याद करेंगे विद्युत, फिर याद करेंगे उर्वरक। कैसे याद हुए या कैसे याद करने हैं? देखिए मैंने कैसे याद किया वो बताता हूं आपको, अपन को कैसे याद करना है वो देख लेते हैं। देखिए ऐसे याद करते हैं कि सबसे पहले जमीन से कुछ खोद कर निकालेंगे, और खोद कर कितनी चीजें निकाली। देखो खनिज तेल जहां से निकलेगा वहीं से प्राकृतिक गैस निकलती है, वहीं से कोयला निकलता है। तो 3 चीजें अपने खोद कर निकाल ली। कौन कौन सी निकाल ली खोद कर? एक निकाल ली कोयला, एक खनिज तेल, एक प्राकृतिक गैस, 3 चीजें खोद के निकाली। इसके बाद में इनको लेके गए अपने रिफाइनरी के पास, इसको शुद्ध करवाना है। कहां पे लेके गए? रिफाइनरी के पास। रिफाइनरी खुद किसकी बनी होती है? रिफाइनरी सीमेंट की बनी होती है और स्टील इस्पात की बनी होती है। रिफाइनरी किससे चलती है? लाइट से चलेगी रिफाइनरी, और रिफाइनरी में कुछ प्रोसेस होगा तो क्या निकलेगा? उर्वरक निकलेगा। ऐसे याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? जरा दिमाग में वापस बैठाओ। अपन ने कोर उद्योगों का देखना कि कोर उद्योग कितने, कोर उद्योग की संख्या कितनी? 8। कौन कौन से? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, रिफाइनरी, सीमेंट, इस्पात और विद्युत। टोटल कितनी संख्या हो गई? ये 8 हो गई सब, 8। ठीक, अब आपको ये ध्यान रखना है ये 8 कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले अपन याद रखेंगे कोयला। कोयले के साथ अब आप यूटिलाइज करो दिमाग में, कोयला जब निकालेंगे खोद कर तो और क्या क्या निकालेंगे साथ में? कोयला निकाल लेंगे, ठीक, खनिज तेल निकाल लेंगे, ठीक, प्राकृतिक गैस निकाल लेंगे, ठीक। तो कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इन तीनों को कहां पर लेकर जाएंगे? इन तीनों को अपन लेकर जाएंगे रिफाइनरी के पास में। ठीक, रिफाइनरी खुद किसकी बनी होती है? तो सीमेंट की बनी होगी या इस्पात स्टील की बनी होगी। किससे चलेगी? लाइट से चलेगी, और प्रोडक्ट क्या निकलेगा? उर्वरक निकलेगा। याद रह जाएगा क्या? ये टोटल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब थोड़ा सा इसको एक बार और देखिए, आप याद हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मान लो आगे अपन को पूछे कि जो कोर उद्योग है इनमें सर्वाधिक किसका योगदान है, उसकी बात और कर लेते हैं। तो देखिए कोर उद्योगों में जो सर्वाधिक योगदान है, एक ट्रिक है RES, रेश। रेश में आर में आएगा रिफाइनरी, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, और एस फॉर स्टील। बात समझ में आ गई? अर्थात अब इनके नाम एक बार वापस बता देता हूं। और सबसे कम अगर योगदान आपको पूछे तो उर्वरक। बात समझ में आ गई क्या? रिफाइनरी, विद्युत, स्टील, उर्वरक। क्लियर? अब अगर आप कहो तो एक बार साफ साफ इनके नाम लिख देते हैं, क्लियर क्लियर, ताकि आप लिख पाए। नंबर 1 लिखिए, ऐसे ही बारांश के हिसाब से लिखेंगे नाम इनके ताकि याद हो जाए। सबसे पहले रिफाइनरी, उत्पाद, रिफाइनरी उत्पाद। दूसरा लिखेंगे अपन विद्युत, तीसरा लिखेंगे स्टील,
चौथा लिखेंगे अपन कोयला, फिर लिखेंगे सीमेंट, फिर लिखेंगे प्राकृतिक गैस, फिर 7वें नंबर पर अपन लिख लेंगे पात, हो ही गया, सीमेंट हो ही गई, प्राकृतिक गैस हो ही गई, रिफाइनरी, विद्युत, स्टील, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, और इसके बाद में एक बचा उर्वरक, कोयला हो गया, खनिज तेल, अंतिम क्या लिख खनिज तेल, 8 खनिज तेल, या 7 पे खनिज तेल लिख लेते हैं, खनिज तेल, और 8 पे क्या लिख लेंगे उर्वरक। बात समझ में आ गई, इसको आप ऐसे उतार लीजिए। क्या है ये 8 कोर उद्योग है। थोड़ा अगर आप जानना चाहें तो और थोड़ा सा देख सकते हैं कि इन 8 कोर उद्योगों का जो टोटल योगदान है अपने इंडस्ट्री में, उद्योगों में, वो लगभग 40% है, 40%। अर्थात इन सब का जो योगदान है मिलाकर, इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 40%, 40% योगदान है इनका टोटल उद्योगों में, याद रह जाएगा। अब देखिए पीछे क्या क्या पड़ा उसकी बात अपन सबसे पहले कर लेते हैं। अपन ने शुरू किया था उद्योग के बारे में। अब एक बार रिवाइज करवाता हूं ताकि आप इन चीजों को रिलेट कर पाए, अदरवाइज क्या कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे पहले बात करते करिए अपने उद्योग की। उद्योग के क्षेत्र बटे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। बात समझ में आ गई। प्राथमिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बटे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय। उद्योग कौन से में आएंगे, उद्योग द्वितीय में आएंगे। अब देखते हैं उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान। योगदान दो आधार पर देखना है, एक स्थिर मूल्य पर देखना है, एक चालू मूल्य पर देखना है। स्थिर मूल्य पर योगदान 26.3434 है जो कि 177 लाख करोड़ है, और चालू मूल्य पर जो योगदान है वो 24% है जो कि 275 लाख करोड़ है। इसमें जो वृद्धि हुई है 15% की, इसमें 23% की। याद क्या रखना है, योगदान स्थिर मूल्य का ज्यादा है और वृद्धि चालू मूल्य पर ज्यादा हुई है, क्योंकि योगदान कितना है, स्थिर मूल्य का योगदान 26 है पर इसकी जो ग्रोथ है वो 15 ही है, और चालू मूल्य पर 24 पर इसकी ग्रोथ कितनी है 23। आगे देखिए चालू मूल्य में सर्वाधिक योगदान किसका है, चालू मूल्य पर विनिर्माण का है, विनिर्माण क्षेत्र का, निर्माण का, विद्युत का और खनन का। ठीक, इन चारों का योगदान इसी क्रम में आपको पूछ सकता है। विनिर्माण, विनिर्माण के बाद में निर्माण, उसके बाद में विद्युत और इसके बाद में खनन, इनका योगदान है, याद रहेगा। इसके बाद में अगली क्या बात करी, अगली बात अपन ने करी आईआईपी के बारे में, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। मासिक आधार पर होता है, सीएसओ द्वारा इसकी गणना की जाती है। आधार वर्ष 2011-12 है, टोटल 407 वस्तुएं हैं। 407 वस्तुओं को 3 भागों में बांटा है, विनिर्माण वाली, खनन वाली, विद्युत वाली। विनिर्माण की 405 वस्तुएं हैं, खनन की 1 वस्तु है, विद्युत की 1 वस्तु है। विनिर्माण में 405 वस्तुओं का भारांश 77.63 है, खनन का जो भारांश है 14.37 है, और विद्युत का जो भारांश है वो 7.99 है। बात समझ में आ गई। अगली बात, कोर उद्योग कौन से होते हैं, कोर उद्योगों की संख्या कितनी है 8। कैसे याद किया था, खोद कर क्या निकालेंगे, खनिज तेल निकालेंगे, कोयला निकालेंगे, प्राकृतिक गैस निकालेंगे, कहां लेकर जाएंगे रिफाइनरी के पास। रिफाइनरी खुद किसकी बनी होगी, रिफाइनरी स्टील की बनी होगी या सीमेंट की बनी होगी, चलेगी किससे, विद्युत से चलेगी, और प्रोसेस होकर क्या निकलेगा, उर्वरक निकलेगा। सर्वाधिक योगदान किसका है, आरईएस। आरईएस, आरईएस का मतलब आर फॉर रिफाइनरी हो जाएगा, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, एस फॉर स्टील हो जाएगा। सबसे कम योगदान किसका, उर्वरक का। इतना आपने अभी तक देख लिया। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे एमएसएमई के बारे में। कोर उद्योग देख लिया, अब अपनी अगली हेडिंग क्या लगाएंगे, एमएसएमई। एमएसएमई,
इंग्लिश में लिखेंगे पहले, आप इंग्लिश में भी साथ साथ ही लिखिए क्योंकि एमएसएमई लिखा होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, हिंदी में क्या लिखेंगे? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या उद्यम। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। देखिए मजे की बात, आरएस मेंस में दूसरे तीसरे नंबर का क्वेश्चन था कोर उद्योग, फिर अगला क्वेश्चन था, उसके अगला क्वेश्चन था एमएसएमई की परिभाषा। तो आप देखिए इकोनॉमिक सर्विस से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लघु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। सबसे पहले तो ये आपको ये जानना है कि एमएसएमई होते क्या है, किसे कहते हैं एमएसएमई। देखिए एमएसएमई बहुत छोटे या मीडियम साइज के उद्योग होते हैं। जैसे आपने कोई शोरूम देखा होगा, बड़ा शोरूम, या कोई छोटा शोरूम देखा होगा, उससे बड़ा शोरूम देखा होगा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार ये कौन सी श्रेणी के हैं, इसमें लघु कौन सा है, मध्यम कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो इसके लिए क्या कि एक परिभाषा फिक्स कर दी, डेफिनेशन फिक्स कर दी, आपको याद करनी है डेफिनेशन। सबसे पहले अपन सूक्ष्म की डेफिनेशन देखेंगे, फिर लघु की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में अपन मध्यम की डेफिनेशन देखेंगे। और ये जो आप इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें अपन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम की अपन डेफिनेशन देखने वाले हैं। ये डेफिनेशन दो आधार पर अपन देखेंगे, याद रहे आप इसको, कितने आधार पर? दो आधार पर। एक होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश के आधार पर, निवेश, और एक होता है टर्नओवर, एक होता है टर्नओवर, टर्नओवर। याद रहेगा? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम निवेश के आधार पर और टर्नओवर के आधार पर क्या देखनी है? परिभाषा देखनी है। देखिए निवेश के आधार पर ऐसे उद्योग हैं जिनमें जो निवेश है वो 1 करोड़ तक। अब आप सोच रहे हो बात सूक्ष्म उद्योग की कर रहे हो, और करोड़ों में, हाँ ऐसा ही है, उन्हीं को सूक्ष्म उद्योग कहते हैं जिनका निवेश कितना है? 1 करोड़, और टर्नओवर कितना होगा? 5 करोड़, 5 करोड़। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा यार 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए हमेशा याद रखिए इन्वेस्टमेंट से, निवेश से ज्यादा टर्नओवर होगा। कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं चाय की कोई थड़ी लगाना चाहता है, तो उसका पैसे कितने लगाने पड़ेंगे उसको? आप कहोगे सर 10-20 हजार रुपए में काम हो जाएगा, कोई थड़ी लगाएगा तो 5-10 हजार रुपए लगेंगे। पर क्या पूरे महीने में वो जो चाय का लेन देन, चाय को बेचेगा, चाय से पैसे आएंगे, तो क्या पूरे महीने 5-10 हजार का करेगा कि नहीं? आप होंगे 50-60 हजार की चाय बेच देगा, लाभ उसका 20-30-40 हजार रुपए हो जाएगा उन टोटल में से। दूध के पैसे काट दिए, चीनी के पैसे काट दिए ऐसे। इसका मतलब निवेश हमेशा कम ही होता है और टर्नओवर हमेशा ज्यादा होता है। ऐसे उद्योग जिनमें 1 करोड़ तक का निवेश हो और 5 करोड़ तक का टर्नओवर हो, वो सूक्ष्म उद्योग में आएंगे। बात समझ में आ गई क्या? अब बात करते हैं लघु उद्योगों की। लघु उद्योगों में 10 करोड़ तक का तो होना चाहिए इन्वेस्ट, 10 करोड़, और आप ध्यान रखना 50 करोड़ तक का होना चाहिए इसमें टर्नओवर, 50 करोड़। आप इसको याद करना है, आरएस मेंस में इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, यही बना के आनी थी सारणी, तब वो नंबर देता। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। मध्यम उद्योग किनको बोलोगे? जिनका 50 करोड़ का तो हो इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का क्या हो? टर्नओवर। अब आप सोचो याद नहीं हो रहा है, देखो इसको गुणा करना 10 से, 1 को गुणा किया 10 से तो 10 करोड़ आए, 5 को गुणा किया 10 से तो 50, 5 को गुणा किया 10 से तो 50 करोड़ आए। फिर 10 को वापस गुणा किया, यहाँ पे 5 से गुणा करना है, यहाँ पे 5 से गुणा करना है, यहाँ पे 10 से गुणा करना है, यहाँ पे 10 से गुणा करना है। एक बार मैं थोड़ा साइड में हट जाऊं ताकि आप इसको देख पाओ। सूक्ष्म में 1 करोड़ तक लगाने हैं, टर्नओवर 5 करोड़ का,
लघु में 10 करोड़ का होगा निवेश, 50 करोड़ तक का होगा टर्नओवर, मध्य में 50 करोड़ तक का तो होगा इन्वेस्ट और 250 करोड़ तक का होगा टर्नओवर। याद रह जाएगा क्या भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो या कुछ भी करो, पर इसको ठीक से तैयार कीजिए कि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं इनमें निवेश और टर्नओवर, सूक्ष्म का निवेश 1 और इसका टर्नओवर होता है निवेश 1 और निवेश 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, लघु का 10 करोड़, 50 करोड़, मध्यम का 50 और 250 करोड़। याद रह जाएगा। चलिए, ये हुआ एमएसएमई की परिभाषा। इसका मतलब ये कि कोई एमएसएमई उद्योग लगाना चाहता है एमएसएमई, तो उसको कम से कम इतने रुपए चाहिए। ठीक, अब कोई मान लो उद्योग लगाना चाहेगा तो कहीं न कहीं जाके क्या करवाएगा, इसका पंजीकरण करवाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए 2 पोर्टल बना रखे हैं। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए कितने पोर्टल है? 2। पर आपको खिचड़ी नहीं करना, पहले आप इसको लिखेंगे एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, और इसमें लिखिए एमएसएमई की परिभाषा निवेश और टर्नओवर के आधार पर निर्धारित की गई है, निवेश और टर्नओवर के आधार पर निर्धारित की गई है। फिर लिखिए सूक्ष्म उद्यम, सूक्ष्म उद्योग जिसका निवेश 1 करोड़ तक का हो, टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो। फिर लिखेंगे लघु उद्योग, लघु उद्योग में निवेश 10 करोड़ तक का, टर्नओवर 50 करोड़ तक का। फिर लिखेंगे मध्यम उद्योग, निवेश 50 करोड़ तक का और टर्नओवर 250 करोड़ तक का। ये आपने लिख लिया। चलिए, अब अगली बात करते हैं। एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 2 पोर्टल है, ये आपको याद रखना, 2 पोर्टल, 2 पोर्टल। एक पोर्टल का नाम है यूएएम और एक पोर्टल का नाम है यूआरपी। ये वाला जो पोर्टल है ये 18 सितंबर 2015 को बनाया गया और ये वाला पोर्टल है 1 जुलाई 2020 को बनाया गया। वापस बोलता हूं, मान लेते हैं कोई एमएसएमई उद्योग लगाना चाहता तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, पंजीकरण। और ये पंजीकरण कहां पे करवा सकते हैं जाकर? 2 पोर्टल है सरकार के, एक यूएएम पोर्टल, एक यूआरपी। देखिए, या तो प्री में पूछ लेगा आपको या यूएएम यूआरपी पोर्टल पे मेंस में पूछ लेगा। प्री में एक बात पूछ सकता है कि यूएएम पोर्टल किसके लिए कब बनाया गया। इसका अगर फुल फॉर्म लिखना चाहें तो उद्योग आधार मेमोरेंडम। और यूआरपी पोर्टल है, इसको क्या क्या लिखेंगे? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और उद्योग आधार मेमोरेंडम। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये 2 पोर्टल बनाए गए हैं, किसके लिए? एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए। अब मान लो अपन विजुलाइज करते हैं कि ऐसा है कि आपको एमएसएमई उद्योग का एस्टेब्लिशमेंट करना है, एमएसएमई अपन को बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब अपने दिमाग में सर रजिस्ट्रेशन तो हमारा हो गया, पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद बहुत सारी दिक्कत आती है। अर्थात आपने उद्योग लगा लिया तो अब गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप उनको भी कुछ दहेज दक्षिणा दो। तो वो दक्षिणा प्राप्त करने के चक्कर में उन उद्योगों में जाते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ तो प्रॉपर स्पेस नहीं है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा के उपाय नहीं है, हमें कुछ दीजिए ताकि सब ठीक हो जाएगा। इसलिए वो रोज रोज मतलब निरीक्षण करते हैं वहां पे जाकर, हर महीने चले जाएंगे, 15 दिन से चले जाएंगे, नए उद्योगों को परेशान करते हैं। इसके लिए सरकार ने एक नीति लेके आई है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। उस नीति का नाम याद रखना है, थोड़ी इंग्लिश में है पर मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं। एमएसएमई एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ स्टेब्लिशमेंट, हिंदी में ऐसे लिख देता हूं, फैसिलिटेशन ऑफ स्टेब्लिशमेंट
एंड ऑपरेशन। दो 2019 बहुत अच्छे से याद करना है। एमएसएमई के लिए एक नीति लेकर आई सरकार जिसका नाम है फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एमएसएमई उद्योगों के लिए, ताकि उनको कोई परेशान नहीं करे। इसके लिए इन्होंने दो प्रावधान किए, वो दोनों आप याद रखेंगे। इस नीति में क्या प्रावधान किया, एक तो यह प्रावधान किया कि जो भी उद्यम है उनके लिए उद्योग मित्र पोर्टल बनाया जाएगा। उद्योग मित्र पोर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। उद्योग मित्र पोर्टल कब आया, 12 जून, ऐसे याद रखना, मित्र आपके बाजू में रहता है, 12 जून 2019। और एक ये कहा गया कि जो भी एमएसएमई उद्योग लगेगा 3 वर्ष तक उसको सारी छूट है, 3 वर्ष तक छूट। किससे छूट, निरीक्षण से छूट। बात समझ में आ गई। अर्थात जो भी नया उद्यम लगता है उसको 3 वर्ष तक की छूट दे दी जाएगी ताकि उनको परेशानी नहीं आए। ये कौन सी पॉलिसी में, एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन पॉलिसी में ये प्रावधान कर दिया गया। क्या किया, एक तो उद्योग मित्र पोर्टल बनाया जाएगा, इसमें इसको 12 जून 2019 को बनाया गया। इस डेट को आप अच्छे से याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है उद्योग मित्र पोर्टल वाली ये डेट। और एक आपको याद रखना है कि कितने वर्ष तक की छूट दी गई है, 3 वर्ष तक की छूट इनको दी गई है। चलिए अब अपन अगली बात करेंगे अंतिम एमएसएमई के बारे में। मान लेते हैं एमएसएमई का आपने स्थापना कर ली, अब लोन चाहिए, पैसे चाहिए, तो लोन के लिए सरकार एक पॉलिसी लेकर आई, मुख्यमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन नीति। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन नीति 2019। क्या प्रावधान किया इस नीति में, इसमें लोन का प्रावधान है। किसका, लोन का। देखिए कितने करोड़ तक का, 10 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा जो एमएसएमई उद्योग लगाएगा, 10 करोड़ तक का लोन। और इस 10 करोड़ के लोन में भी कुछ ब्याज में छूट दी गई है। कैसे, ऐसे याद करेंगे, 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़। 25 लाख तक कोई लोन लेता उसको 8% की छूट दी जाएगी ब्याज में, सब्सिडी। कोई 5 करोड़ लेता उसको 6% की छूट, और कोई 10 करोड़ तक का लोन लेता है तो उसे 5% की छूट। बस इतना ही आपको याद करना है इसमें। अर्थात मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में क्या दिया जाएगा, लोन फैसिलिटी दी जाएगी। कितना लोन है, 10 करोड़ तक का लोन है। इस 10 करोड़ के लोन को ऐसे याद रखना, 8%, 6% और 5% प्रोवाइड करवाया जाएगा। 25 लाख तक 8%, 865 याद कर लेना, 5 करोड़ और 10 करोड़। ठीक, अब सबसे पहले आपने एमएसएमई की परिभाषा देख ली। एमएसएमई का पंजीकरण कहां करवाने जाना है, तो आपने कहा कि सर 2 पोर्टल है, एक यूएएम पोर्टल, एक यूआरपी पोर्टल। यूएएम पोर्टल 2015 का 18 सितंबर का, और यूआरपी 1 जुलाई 2020 का है। चलो साहब रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ऐसा है कि एक बार हमें निरीक्षण से छूट दे दो ताकि हम हमारा एक बार कैसे काम चला लें। तो सरकार एक पॉलिसी लेकर आ गई, एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। और इसमें क्या कहा, 3 साल तक की तो छूट मिलेगी, और उद्योग मित्र पोर्टल बनाया जाएगा जो 12 जून 2019 को बना। अब उद्यम लग भी गया, चलने भी लग गया, अब लोन चाहिए थोड़ा और। लोन के लिए एक योजना आ गई, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना में क्या प्रावधान कर दिया, इस योजना में प्रावधान कर दिया 10 करोड़ तक का लोन दे दिया जाएगा, और 8% 25 लाख तक, 5% 5 करोड़ तक 6%, 10 करोड़ तक का 5% छूट दी जाएगी। अब उद्योग लग गए, अब ये करेंगे निर्यात, एक्सपोर्ट करेंगे। अब निर्यात एक अलग से टॉपिक आपका, जिसका अपन अगली क्लास में देखेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। थोड़ा सा ट्रिकी तो है पर आप यूज टू हो जाएंगे। अब एक तरीका तो है कि क्लास बंद कीजिए और कुछ और तरीका ढूंढिए, कोई तरीका नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे जिसके याद है ना,
वो कॉन्फिडेंट हो सकता है एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। ये हर जगह आप डाल सकते हैं, उद्योगों के विकास में डाल सकते हैं, ऐसे निबंध आया उसमें अपन इसको लिख सकते हैं, राजस्थान में औद्योगिक संभावनाएं, औद्योगिक प्रयास में आप डाल सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे याद है तो आपके बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इस क्लास को रिवाइज करवाऊंगा मैं वापस से, आप चिंता नहीं करें, रिवीजन करके फिर नए सिरे से बढ़ेंगे। अगला जो हेडिंग होगा अपना निर्यात का होगा, एक्सपोर्ट निर्यात, ये अपन अगली क्लास में करेंगे। ज्यादा नहीं है, 10 क्लासों में इकोनॉमिक सर्वे ठीक से 10-12 क्लासें अगर करेंगे तो बहुत सारा पोर्शन इकोनॉमिक सर्वे का कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बना लीजिए। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा पर खुद के नोट्स ही होते हैं, ये बात पक्की है। मैं धीरे धीरे लिखवा रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना लें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।